हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार टोंकवाला स्वागत करता हूँ आपके चैनल में लर्न एग्रीकल्चर। तो पहला सवाल है इसमें, यहाँ जो हम सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं वो जो है बहुत ही जनरल एग्रीकल्चर की बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और ये सवाल इस जनरली जो है कम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ये आपसे स्टडी के दौरान, बीएससी एग्रीकल्चर के दौरान भी आपको वाइवा में पूछा जा सकता है या एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जूम खेती को और क्या कहते हैं, जूम कल्टिवेशन को क्या कहते हैं। तो जूम कल्टिवेशन क्या कहते हैं उससे पहले जान लेते हैं जूम कल्टिवेशन होती क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि जूम कल्टिवेशन होती है कि जो जंगलों को साफ करके खेती किया और फिर अगली बार जो है दूसरी जगह पे गए, वहाँ पे जंगल साफ करके खेती किया। इस तरह से अलग अलग स्थानों पे जंगलों को साफ करके खेती करने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टिवेशन या जूम कल्टिवेशन। शिफ्टिंग कल्टिवेशन मतलब एक स्थान पर खेती किया फिर वहाँ से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर गए, तो उसको बोलते हैं स्थानांतरित खेती। ये जूम कल्टिवेशन होता है, जिसका दूसरा नाम शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में जूम खेती की जाती है। जैसे मैंने बताया कि ये जंगलों और इसमें किया जाता है जहाँ बड़े बड़े जंगल है, वहाँ पे ज़मीन नहीं होती तो किसान जो है जंगलों को साफ करके वहाँ पे खेती करते हैं। तो ये जो हमारे असम की साइड है या जो हमारे ईस्टर्न पार्ट है उधर ही खेती की जाती है। तो उत्तर पूर्व भारत में इस तरह की खेती की जाती है। तो मेरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है। मेरी कल्चर में किसका उत्पादन किया, देखिए इसमें जो मेरी कल्चर में है इसमें समुद्र जीवों का अध्ययन किया जाता है। मेरी कल्चर में समुद्र जीवों किया जाता है। सेरीकल्चर में जो रेशम के कीट है उनका किया जाता है, ठीक है। और फिशरी कल्चर में जो है आपका फिश का खेती किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। इस तरह से जो है बी कल्चर या बी कीपिंग में जो है आपको मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर में फूलों का किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कल्चर में किसका अध्ययन या उत्पादन किया जाता है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है, रेशम कीट से मैंने आपको ऑलरेडी बताया। डेयरी फार्मिंग के लिए किस चीज़ की अधिक आवश्यकता होती है। भाई डेयरी फार्म के लिए तो जो है आपको स्टार्टिंग बहुत पूंजी लगता है और बहुत मेहनत लगती है, तो अधिक पूंजी और अधिक मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो आपका ऑप्शन हो गया सी। फिर आपका है बागानी कृषि, प्लांटेशन एग्रीकल्चर की प्रमुख विशेषता क्या है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोलते हैं किसको, जो बड़े बड़े प्लांटेशन क्रॉप्स होती है उनका उसमें हम अध्ययन करते हैं। बट जैसे रबर हो गया और मतलब जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं जनरली, उसका अध्ययन इसमें किया जाए। तो इसके विशेषता क्या है कि ये एक फसली उत्पादन है, ठीक है। इसका हम जो है एक ही फसल उत्पादन करते हैं, ठीक है। उसके बाद में विश्व में बागानी कृषि का सबसे अधिक विकास कहाँ हुआ है। बागानी मतलब हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर, बागानी का मतलब प्लांटेशन एग्रीकल्चर का सबसे अधिक विकास कहाँ हुआ है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया में। किस देश में सबसे अधिक सघन खेती करते हो, इंटेंसिव फार्मिंग किस देश में सबसे अधिक किया जाता है। पहले तो जान लें इंटेंसिव फार्मिंग क्या होता है। इंटेंसिव फार्मिंग जो है कम ज़मीन होने की वजह से कम ज़मीन पे हम जो है बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव रूप से वहाँ पे काम करते हैं, इंटेंसिव प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। कम खेत में ज़्यादा से ज़्यादा फसल लेने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब जो है जापान में जो है इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। मैंने बोला था ना कि जैसे रबर है, प्लांटेशन क्रॉप्स का एग्जाम्पल, तो वो बड़े बड़े प्लांट्स जिसके होते हैं, तो नारियल का हो गया, फिर जो है कहवा हो गया, रबर हो गया। लेकिन चावल का प्लांट छोटा होता है तो ये प्लांटेशन क्रॉप में नहीं आता, तो चावल इसका सही उत्तर रहा। दूसरा, सघन खेती के लिए कैसा क्षेत्र होना चाहिए। भाई सघन खेती के लिए क्षेत्र कैसा होना चाहिए। आपको पता है सघन खेती में हम कम समय में कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने की कोशिश करते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट भी लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने की कोशिश करेंगे कम से कम। तो डेफिनेटली वहाँ पे जो है इरिगेटेड एरिया होना चाहिए, ताकि पानी की, क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा लगेगा तो पानी की जो है वहाँ पे सुविधा होनी चाहिए। तो सिंचित एरिया इसके लिए सूटेबल है। उसके बाद में चौड़े आकार वाले खेतों पर यांत्रिक तरीके से की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं। चौड़े आकार वाले खेतों पर जिसके साइज़ बड़े हैं, बड़े बड़े फार्म है, वहाँ पर मशीनों के द्वारा जो खेती की जाती है उसको यांत्रिक खेती बोलते हैं। यांत्रिक तरीके से की जाने वाली खेती को क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, मतलब बहुत ही बड़े लेवल पे आप खेती कर रहे हो, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव। गहन कृषि एक होता है जिसमें इंटेंसिव, जो हमने पढ़ा गहन खेती बोलते हैं इंटेंसिव, विस्तृत खेती को बोलते हैं एक्सटेंसिव। इसमें वर्ड को समझिए, एक्सटेंसिव मतलब विस्तारित। और बागानी खेती को बोलते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जो भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। फिर है जमीन में फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि को क्या कहते हैं। जमीन में फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक, इसको बोलते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर मुझे इस पर डाउट है, एपीकल्चर जो है
पिस्टिकल्चर, मेरिकल्चर, एपीकल्चर, इसमें हॉर्टिकल्चर होना चाहिए बट आई एम नॉट श्योर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि को क्या कहा जाता है? देखिए, फूलों की खेती जो है हम जनरली क्या करते हैं, हमारे खेत में एक दो फूल के पेड़ लगा दिए तो अपने घर के काम में ले लिया, पूजा के काम में ले लिया, कोई माला वाला बनाना उसका ले लिया। लेकिन जब उन्हीं फूलों की खेती जो बड़े लेवल पे की जाती है, बेचने के उद्देश्य से की जाती है, तो उसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। व्यापार के लिए जो फूलों की खेती करते हैं उसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर मतलब फूलों के लिए की जाने वाली खेती। दिस इज पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर। स्थानांतरणशील कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को और किस नाम से जानते हैं? तो हमने ऑलरेडी जो है डिस्कस किया कि उसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जो है जूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी नाम है इसको बोलते हैं बुश फील्ड कृषि और काटना एवं जलाना। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में बुश फील्ड कृषि और काटना एंड जलाना, मतलब जो झाड़ियाँ उसको जला के काट के जो है वहाँ पे जगह बनाई जाती है खेती के लिए। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन यानी प्रमोशन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिल्वीकल्चर। तो देखिए यहाँ पे आंसर होगा ए, सिल्वीकल्चर। 16 नंबर का क्वेश्चन है, म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि को और किस नाम से जाना जाता है? म्यांमार में जो स्थानांतरण शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको बोलते हैं तुन्या नाम से भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ट्रक फार्मिंग क्या होता है भाई? ट्रक फार्मिंग को जो है और किससे संबंधित ट्रक फार्मिंग जो है हॉर्टिकल्चर से संबंधित है, बागवानी कृषि से संबंधित है। ठीक है, किस देश में सर्वप्रथम स्थानिक कृषि की शुरुआत हुई? थाईलैंड में। शिफ्टिंग कल्टीवेशन सबसे पहले वो थाईलैंड में शुरू की गई। जूम क्या है? जूम कल्टीवेशन है, उसका नाम जूम क्यों पड़ा? क्योंकि जूम जो है वहाँ का एक जो है खेती का प्रकार है, वहाँ पे लोग उसको खेती के जूम के नाम से जानते हैं। ये आपसे किसी पूछता है व्हाट इज जूम, तो ये बोलेगा दिस इज टाइप ऑफ फार्मिंग। थाईलैंड में स्थानांतरणशील कृषि किस नाम से जाना जाता है? तमराई। तो देखिए ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन उसके बहुत सारे नाम हो गए, तुंगिया भी बोलते हैं उसको, तमराई बोलते हैं उसको जो है जूम कल्टीवेशन, जूम खेती बोलते हैं, भूसो फार्मिंग भी बोलते हैं। बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई? बागानी कृषि के तहत सबसे पहले श्रीलंका में उसमें कॉफ़ी की, जो कॉफ़ी के प्लांट्स होते हैं उसकी खेती वहाँ पे की गई। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा कहवा का निर्यातक देश कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा, पहला तो कौन है ये आपको देख लेना है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा जो है वो है कहवा। कहवा का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है वियतनाम। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? तो आप जानते हो भारत में गन्ना बहुत होता है, तो भारत में सेकंड नंबर पर आता है प्रोडक्शन में। निम्नलिखित में से कौन सा फसल नकदी फसल के रूप में सम्मिलित नहीं है? तो पहले जान लो नकदी फसल होती क्या? कैश क्रॉप किसको बोलते हैं? कैश क्रॉप ऐसी क्रॉप्स को बोलते हैं जिनको आप सिर्फ पैसों के लिए खेती करते हो, जिससे आपको डायरेक्ट पैसा मिलेगा, उसको आप कंजप्शन बहुत ज़्यादा नहीं करने वाले हैं। कैश क्रॉप जिसको हम कमर्शियल क्रॉप से बोलते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ के लिए काम करती है, जो उद्योगों में काम होती है, उसका जो रॉ मटेरियल के रूप में उसको यूज़ करते हैं। जैसे गन्ना हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, इसको हम क्या जनरली सीधा कंज्यूम करते हैं, सीधा खाते हैं इनको? नहीं, सीधा उपयोग करते नहीं। ये सब जो है इंडस्ट्रीज़ में काम आता है, फिर वहाँ से उसके बाय प्रोडक्ट्स बन के फिर हम यूटिलाइज करें, चाहे गन्ना हो, कपास हो, जूट हो। तो इसमें पूछा गया सवाल है कि कौन सी नकदी फसल नहीं है? गेहूँ नहीं है, कहीं गेहूँ को तो हम काटते खा लेते हैं, इवन हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो है उसकी बालियाँ को भी हम मसल के खा लेते हैं। तो दिस इज द नॉन कैश क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में दूध उत्पादन के मामले भारत किस स्थान पे है? भाई पहले स्थान पे भारत दूध उत्पादन में। विश्व में कौन सा देश ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है ऊन का सबसे अधिक उत्पादन होता है। विश्व में कौन सा देश लौंग का सर्वाधिक उत्पादन करता है? लौंग, तो इंडोनेशिया सर्वाधिक उत्पादन करता है। सबसे अधिक आलू का उत्पादन कहाँ होता है? चीन में होता है। भाई चीन वाले इतना आलू खाते हैं मुझे नहीं पता था। ठीक है, तो सबसे अधिक उत्पादन जो है वो चीन में होता है आलू का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है भाई, सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी वही यूज़ करता है, ट्रांसजेनिक फसलों को जो है वो उत्पाद कर रहा है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान है? मानव के द्वारा बनाया विकसित किया हुआ धान कौन सा है? ट्रिटिकेल। सी, ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। मैन मेड सीरियल कौन सा है? ट्रिटिकेल। थैंक यू दोस्तों,
आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने इसको सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह से अन्य एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो आपके पास लेके आते रहेंगे और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। आपका अपना रोहित कुमार टोंक वाला।